नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हुए और महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हुए तो जहां तक है ये मैंने अपने फ़ोन से ही बातचीत की है और लोगों से पूछा है कि भाई क्या हिसाब किताब था, कैसे था। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि जैसे कि जो वहाँ की जो बीएमसी में 25 साल से राज करती थी शिवसेना, उसने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ के। एकदम सीधा और सरल में बताएंगे, ज़्यादा इफ़ नो बट नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में आपको समझाएंगे स्टोरी क्या है। तो जैसे कि उसने जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा उसी समय उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। कैसे? उसे क्या लगता था, जो शिवसेना पार्टी थी उसे क्या लगता था कि पार्टी हमारी ज़्यादा सीटें लेके आ रही है। लेकिन जब पहले जो सीट शेयरिंग होती थी बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में, माननीय बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में जब सीट शेयरिंग होती थी तो ज़्यादा सीट पे लड़ने का मौका शिवसेना को मिलता था और कम सीट पे लड़ने का मौका बीजेपी को मिलता था। जिससे जब रिजल्ट आते थे तो शिवसेना हमेशा ही बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आती थी। लेकिन अभी सीन ऐसा हुआ कि जब से देवेंद्र फडणवीस आए सत्ता में तब से बीजेपी की पावर तो बढ़ी, उसके बाद में बाला साहब जी रहे नहीं, तो उसके बाद में जो सीट शेयरिंग है और जो पावर शेयरिंग है उसमें इनबैलेंसिंग हुआ। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोटी या दो रोटी में ही मानेगा। वो अपनी भूख बढ़ाएगा, वो दौड़ेगा, अपनी मसल्स बनाएगा, अपनी बॉडी बनाएगा कि समाज में उसकी इज्जत हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। जिसके लिए बीजेपी वो बच्चा था जो धीरे धीरे बड़ा होते गया और एक दिन इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी सीट शेयरिंग, पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के सामने वो खड़ा होने लगा और उनसे जो कुछ मांगना था वो मांगने लगा। लेकिन ये उद्धव जी को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया कि शरद पवार के साथ में जाके सबसे बड़ी गलती कर दी और उसे गठबंधन से निकाल लिया। जो इसके पहले जो चुनाव हुए थे 2012 में, उसमें 82 बीजेपी लेके आई थी और 84 सीट शिवसेना लेके आई थी। उसी समय शिवसेना को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी की पावर क्या है। पहले कितने लेके आते थी बीजेपी? 30 40 35, 30 40 35 30 40। लेकिन जैसे ही अलग होकर लड़ी सिर्फ 2 सीट से पीछे थी। सोच के देखिए, उनके गढ़ में 2 सीट से पीछे थी सिर्फ। तो ये देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अलग लड़ने का जैसे ही निश्चय किया कि 2 सीट से बस रिजल्ट आया। और इस बार का जब चुनाव हुआ तो आपको पता ही है बीजेपी चुनाव में कितनी तेज़ी से अपनी तैयारी करती है और उसने एकदम आराम से निकाल लिया सीट अपनी। इस बार भी जैसे लोग 30-35 साल से जो शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को वोट दे रहे हैं पूरे मुंबई वाले, इस बार भी शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को ही वोट दिया, जिसमें शिंदे थे शिवसेना की तरफ से और बीजेपी थी अपने बीजेपी की तरफ से। बस इस बार का यही फ़र्क था कि इस बार बड़ा भाई का रोल बीजेपी निभा रही थी और छोटे भाई का रोल शिवसेना शिंदे गुट निभा रहा था। और जो बाला साहेब ठाकरे के पुत्र थे उद्धव जी, उन्होंने अपने शिवसेना और राज ठाकरे के साथ में गठबंधन करके उन्होंने अकेला चुनाव लड़ा था और उनका मेन बेस यही था कि हम पूरे महाराष्ट्रियन वोट लेके और कुछ मुसलमानों के वोट से हम आराम से सत्ता में फिर से काबिज हो जाएंगे। लेकिन ये वो सपना ही रह गया। इसमें सीन क्या हुआ कि मराठी वोट जो थे वो बढ़ गए, मराठी वोट पूरा बढ़ गए, जिसमें मराठी वोट 50% शिवसेना और ठाकरे को गया और 50% बीजेपी और शिंदे को गया। तो इसमें क्या हो गई, दोनों टैली हो गई। फिर जो मुसलमान वोट था वो ठाकरे को और उद्धव जी को आया और राज ठाकरे को आया। लेकिन मुसलमान वोट बीजेपी को बहुत कम चढ़ा। अब तीसरी बात आते हैं पर प्रांतीय यानी जो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग थे, वो जो लोग थे उसमें 50% जो उनकी भागीदारी थी, 50 से 65%, वो पूरा का पूरा 65 अगर होगा तो 50% वोट पूरा का पूरा उन बीजेपी को गया, जिसके लिए वो आराम से सत्ता में काबिज हो गई। ये था निचोड़। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि पर प्रांतियों की वजह से जीती है बीजेपी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नासिक में ज़्यादा पर प्रांतीय नहीं है, वहाँ पे भी बीजेपी जीती है। अब चेक करके आइए, पुणे में पर प्रांतीय नहीं है, वहाँ पे भी बीजेपी जीती है। बीजेपी जीतती अपने रणनीति के तहत, ना कि किसी के भरोसे पे। आप सोचोगे, आप ये सोच के देखिए ना कि कुछ समय पहले लोग सोचते थे कि बीजेपी एक ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा है वो एक ओबीसी समाज से है। आज जो उसके राष्ट्रपति पद पे है वो एक दलित समाज से है। तो यही पकड़ने में लोग गलती कर देते हैं बीजेपी की स्ट्रेटजी कि वो किस हिसाब से कैसे काम करती है।
और लोग उसी में फंस जाते हैं। समझना पड़ेगा कि सबको लेके ही काम किया जा सकता है, बिना सबको लिए कोई सोचेगा कि नहीं हम अपने बल पे कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। और रही कई कसर पूरा कर दिया राज ठाकरे ने, जो उत्तर भारतीयों को जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने अन्ना मलाई के साथ साउथ इंडियन अन्ना मलाई को टारगेट किया, ये इसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आप देख सकते हो जो 25 साल के बाद जो पहली बार जो महापौर बीजेपी का बन रहा है, ये सब देवेंद्र फडणवीस की देन है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये वो सामान्य आदमी नहीं है। आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री का दावेदार बनेगा आदमी। ये आप चाहिए तो लिख के ले लीजिए, अगर महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरा का पूरा चांस है, मैं बोलता हूँ वो 70% चांस होगा कि वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, उनके अंदर वो प्लान बनाने की ताकत है, जो अपने प्लान की वजह से आगे जाके सभी पूरे भारत का नेतृत्व करने की क्षमता है वो बंदे के अंदर। किसी को उल्टा नहीं, जहाँ गलत होता है वहाँ पे बोलना। मैं बोलता हूँ कुछ लोग क्या सोच रहे थे, आज मैं समझाता हूँ आप लोग। कुछ लोग सोच रहे थे कि हम इनको गाली दे के, इनको मार के बाकी इधर का वोट अपने अंडर में कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, इधर का वोट तो इधर ही था, जो डिवाइड हुआ था 2 बांटों में, लेकिन जिसको ये लोग मार रहे थे ना, वो पूरा वोट चले गया बीजेपी के पास, और एकदम शानदार सत्ता में वापस से वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना महापौर बनाने में आ गए। तो यही बात है, सबसे बड़ी गलती उद्धव जी की यही थी कि शरद पवार के साथ में जाके गठबंधन करना और भाजपा से गठबंधन तोड़ना, और हिंदू जो वोट थे उनको लेकर किसी ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना जो हमेशा से हिंदू विरोधी काम किए हैं, जैसे कि कांग्रेस। ये सबसे बड़ी बोलते हैं ना, सबसे बड़ी गलती थी, जिसके वजह से इतना बुरा हाल हुआ है ये बीएमसी चुनाव में। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि ये पार्टी को कैसे सोच के देखिए, लोकसभा में भी बहुत कम, उसके बाद विधानसभा में गई, उसके बाद बीएमसी चुनाव में चली गई। अब क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? मुद्दे नहीं हैं तो मुझे बुलाओ भाई, मेरा नंबर निकालो, मुझे बुलाओ, मैं मुद्दे देता हूँ अच्छे। आप एक रास्ते पे चलो, आप प्लानिंग करके चलो। ये लोग करते नहीं हैं, मुद्दे तो ढंग के होते नहीं हैं। बस देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई आदमी है ना घर से निकलता है ना, उसका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे काम क्या करना है, बराबर। वैसे ही एक पार्टी है ना, उसका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। बिना उद्देश्य वाली पार्टी गायब हो रही हैं अभी। आज एक एग्जांपल ले लो यूपी की, मायावती जी का, या अखिलेश का, या आरजेडी का, या एनसीपी का, या उद्धव जी के पार्टी का, या राज जी के पार्टी का, किसी के भी पार्टी का ले लीजिए। कोई उद्देश्य है कि आगे चल के क्या करना है? कोई प्लानिंग है? नहीं। बीजेपी का मैं बता सकता हूँ, बीजेपी का प्लानिंग है, आगे चल के कॉमन सिविल कोड लेके आना है, आगे चल के 370 हटाने का उनका प्लानिंग था, आगे चल के SIR लागू करने का उनका प्लानिंग है, आगे चल के राम मंदिर बनाने का उनका प्लानिंग था। तो भाई आप प्लानिंग नहीं करोगे, अपना एक विज़न नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। बिना विज़न के काम नहीं होता है, आपको विज़न के साथ उतरना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। आप जब हाईवे पे निकलोगे, किसी भी ईस्टर्न हाईवे पे, वेस्टर्न हाईवे पे, आप देखिए कितना काम हुआ है। हर जगह मेट्रो दिखेगी, हर जगह आपको फ्लाईओवर्स दिखेंगे। विकास करके दिखाया है। आज के 12 साल 15 साल पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी उत्तर भारतीय जो मुंबई में रहते हैं, आप उनसे बात करके देखिए, पूछिए उनसे कि 12-13 साल पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है, उनसे पूछिए आप। तो भाई विकास करके दिया है इन्होंने। अब पब्लिक देख रही है, हवाई बातें नहीं है, इन्होंने काम किया है। और वो काम के दम पे इनको काम, पहली बात तो काम किया है, दूसरा ये देश और धर्म के लिए भी सोचते हैं। अगर काम के लिए हम वोट देते हैं तो पहला लड्डू, और जब देश और धर्म का बात हो रही है तो दूसरा लड्डू, यानी काम के साथ में विकास। तो मन में 2-2 लड्डू फूटा, तो ऐसा सीन है। इसके लिए ये लोग जीत रहे हैं। और रही बात ईवीएम की, गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई मेरे मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, ईवीएम का अगर लोचा रहता ना तो आपके नेता मूर्ख नहीं है। जब मुझे पता है कि सामने वाला पार्टी ईवीएम में झोल कर रहा है तो मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूँ, जब मुझे हारना ही है तो। लेकिन इनको पता है कि ईवीएम में झोल नहीं है,
इसके लिए जाते हैं लड़ने के लिए। बाई चांस कहीं भी जीत गया, जैसे केजरीवाल जीत चुके हैं कितनी बार, बहुत सारी पार्टियां जीत जाती हैं बीजेपी से। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक विज़न लेके चलना पड़ेगा। विदाउट विज़न आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक विज़न लेके चलिए। बीच में राज जी एक विज़न लेके चले थे कि भोंगा उतार दूंगा, 15 दिन चले, उसके बाद गायब। 20 दिन चलता है उनका कोई भी मुद्दा, वो ज़्यादा नहीं 1-1.5 महीना लेके चलते हैं और थक जाते हैं। और यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा, यहाँ पे कोई भी काम का मुद्दा, ये लोग मतलब कैसे है ना, उन्होंने एक मुद्दा वो एक अभी एक लेके आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी रजिस्टर कुछ करके आ रहे हैं, NCR, फिर कैब, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ये सब ये लोग लागू करेंगे आगे चल के। इनको पता है कि हम ये लागू करेंगे जिससे आगे चल के देश में जो घुसपैठिए घुसे हैं उन्हें निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब ये घुसपैठियों को निकालेंगे ना तो देश खुश होगा और देश इनको वोट देगा। ये ऐसे ही जीतेंगे और काम करते रहेंगे। तो भैया बिना प्लानिंग के आप सोचोगे मैं फैमिली प्लानिंग लेके आऊँ, परिवार के लिए माल बनाऊँ और लोग मुझे वोट दें, मैं फैमिली के लिए माल बनाऊँ। मैं सबकी पार्टी कर रहा हूँ, जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। कांग्रेस को लेके वो पहली पार्टी ऐसे कि जो कि यही सोचती है कि आऊँ, खाऊं, पीऊँ, सो जाऊँ, माल बनाऊँ, बस, और कुछ विज़न नहीं, उसका भी कुछ विज़न नहीं है। जैसा देश में चल रहा है चलने दो। तो भैया आप लोगों को विज़न लेके आना पड़ेगा। विज़न नहीं है तो 100% आप भाजपा के सामने नहीं टिक सकते। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। विदाउट विज़न कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।